तो बच्चा लोग कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? उम्मीद है कि मस्त होंगे और आप पिछली क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज की जो क्लास थी हमें वही कंटिन्यू करनी थी। हम लोगों ने ताप को मापने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ा था, है ना। हम लोगों ने तापमिति पढ़ा था और उनमें हमने कई सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे कि किस सिद्धांत पर तापमिति कार्य करती है और कैसे कैसे हम लोग उपकरण बनाएंगे नापने के लिए। इसी क्रम में हमने कल स्टैंडर्ड जो मानक बात थी उसको मैंने बता दिया था कि जो प्राचीन तापमिति होती है वो सेल्सियस के पैमाने पर और र्यूमर के पैमाने पर और फ़ारेनहाइट पे लागू होती है, जबकि आधुनिक तापमिति जो है वो केल्विन के पैमाने पर है। ठीक है ना। चलिए, उसी क्रम में मैंने अब आपको बताया था कि एक होती है द्रव तापमापी। तो आज आपको समझना है द्रव तापमापी क्या है। आराम से समझेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। देखिएगा, द्रव तापमापी में हम हम तापमापी बनाते होंगे उनमें द्रव का प्रयोग करते होंगे तो उसे हम बोलेंगे द्रव तापमापी। और द्रव तापमापी में जब हम ऐसे पदार्थ का चयन करेंगे जो ताप मापक गुण रखता हो, और मैंने बताया है कि ताप मापक गुण का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो ताप के बदलने के साथ एक समान रूप से परिवर्तित हो। तो हम लेके आएंगे कोई ऐसा पदार्थ। अगर हम जल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो जल में ताप मापक गुण नहीं होता, क्योंकि जल कई सारी परिस्थितियों में असामान्य प्रसार दर्शाता है। तो हम लोगों ने पारे का चयन किया था, पारा ठीक होता है। ठीक है ना। हम इसमें बहुत सारा डिटेल या टेक्निकलिटी को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना। हम बस वही बात बताएंगे जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में अपना काम बन जाए। तो कल हमने जो स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था आपको, वो बताया था कि अज्ञात ताप अगर T ज्ञात करना है तो xt माइनस एक्स 100 अपान xt माइनस एक्स 0 अपान एक्स 100 और माइनस एक्स 0 इंटू 100। मैंने ये आपको बता दिया था। जो द्रव तापमापी होती है वो इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि जैसे अगर मान लीजिए हमने बताया था कि एक कांच का हमने ये ले लिया नली, और उसके पश्चात इसमें हमने यहाँ पर नीचे पारा भर दिया था, बीच में से जगह थी। तो तापमान जब इसमें बढ़ेगा तो पारे की प्रसार होगा, तो पारा इसमें ऊपर तक चढ़ेगा। तो हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलते हुए जल में पारी इसको डुबो दिया, तो जहाँ तक प्रसार होकर पहुँचेगा मैंने बोल दिया ये इसका भाप बिंदु है 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया। और उसके पश्चात बर्फ में छुआ दिया, इसका हिमांक बिंदु मुझे मिल गया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस आधार पर मैंने इसको बना लिया था। ओवरऑल इसमें लिक्विड था जो अलग अलग तापमान पर अलग अलग ऊंचाई तक चढ़ेगा, है ना। तो यहाँ जो मामला आता है वो लेंथ का आता है। तो जो हमारा द्रव तापमापी होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि तापमापी में जो हमने तापमापक गुण वाले पदार्थ का इस्तेमाल किया था वो कितनी लंबाई तक ऊपर चढ़ता है, बस। तो अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो कुछ चढ़ा होगा, ऐसे अज्ञात पे भी चढ़ा होगा, तो मैंने इसको लिख दिया LT। ठीक है। इसी प्रकार माइनस L0 और अपान यहाँ पर L100 माइनस L0 गुणे 100। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। आपसे कहेगा कि द्रव तापमापी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, जो भी द्रव भरा है, मान लो फला पारा भरा है तो चढ़े हुए पारी की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। तो हमें बताइए कि अगर पारे में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो तापमान क्या होगा। तो इसी में रख देंगे और सवाल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार जो हमारे पास अगला है वो है गैस तापमापी। तो अगला तापमापी है गैस तापमापी। गैस तापमापी में हम जो तापमापक गुण का इस्तेमाल करते हैं, गैस में ऐसा क्या होता है, प्रेशर होता है, दाब होता है ना। तो इसमें हम दाब के सिद्धांत पर इसको समझते हैं, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू T होता है। अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो उसका दाब बढ़ता है। एग्जाम्पल में आपके घर प्रेशर कुकर होगा, जब देखिए उसके अंदर तापमान बढ़ता है तो जो पदार्थ होती है, जो भी अंदर पदार्थ भरा होता है वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करता है, तो सीटी उठ जाती होगी, सीटी बजती होगी, कई बार नहीं उठती तो लोग अगल बगल के उठ जाते हैं, है ना, क्योंकि कुकर तक जाता है। तो ये भयावह स्थिति है, खैर मजाक का विषय नहीं, पर तापमान बढ़ाने पर ये जान लीजिए कि दाब बढ़ता है। चलिए, तो हमने ये समझा। तो गैस तापमापी हमारा P प्रोपोर्शनल टू T पे केंद्रित होता है। और यहाँ पर भी वही मामला है कि हम दाब नाप लेंगे। हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब नापा तो कुछ हमें मिला होगा। हमने T डिग्री सेंटीग्रेड पर नापा तो हमें PT मिला होगा। हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नापा तो हमें P100 मिला होगा। हमने अज्ञात ताप ज्ञात करना है T, तो कैसे निकालेंगे। तो T बराबर यहाँ पर वही फार्मूला, सब स्टैंडर्ड पता होगा आपको, AT प्लस B करके हमने निकाला था, वही काम यहाँ पर भी है। तो ये हो जाएगा PT माइनस P0 अपान P100 माइनस P0 और गुणे 100।
बेसिकली ये समझ लीजिए कि पिछले लेक्चर का ये पार्ट 2 है, बस मैं यहाँ पर चीज़ों को लिख के कवर कर दे रहा हूँ बस। तो एक तापमापी हमें मिल गया द्रव तापमापी, दूसरा मिल गया हमें गैस तापमापी। और दोनों किस सिद्धांत पर कार्य करते थे? ये इस सिद्धांत पे कार्य करता था कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमापक गुण रखने वाला जो पदार्थ होगा, जो तापमापी में भरा होगा, वो अलग अलग ताप पे अलग अलग ऊंचाइयों पर चढ़ेगा। और ये गैस तापमापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि अगर हम अलग अलग तापमान पर गैसों को रखेंगे तो उसका दाब अलग अलग होगा। तो अलग अलग ज्ञात ताप पे हम दाब ज्ञात कर लेंगे और फिर अज्ञात दाब, हमें दाब ज्ञात रहेगा, वो अज्ञात ताप हम ज्ञात कर लेंगे जो हमें निकालना है। तो ये बेसिक फिनोमिना था, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें जो मिलता है वो अगला तापमापी मिलता है, उसे हम बोलते हैं प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इन सारे तापमापियों में कोई ना कोई कमियां हैं। कमियां होने का मतलब कि द्रव तापमापी आकार में बड़ा होता है, इसका रखरखाव करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो हमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिवाइस नहीं चाहिए, हमें ठीक ठाक डिवाइस चाहिए जो कम रखरखाव में, आकार में छोटा हो, है ना, जल्दी से वस्तु के संपर्क में आ जाए, जल्दी तापीय संतुलन में आ जाए। हमें ऐसा रहिए जो जिसकी ऊष्माधारिता कम हो, है ना, नहीं जिस वस्तु का ताप मापने गए छुआ दिए, वस्तु का तापमान ये खुद ऑब्जर्व कर लिया, उसका तापमान कम हो जाएगा। तो हमें ऐसा डिवाइस चाहिए, है ना। तो हमने ये देखा कि अगला जो तापमापी हमारा है वो है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। क्या है? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। आखिर ये क्या होता है समझ लेते हैं। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का मतलब होता है कि ऐसा तापमापी, ये देखिए, प्रतिरोध पर आधारित है और प्लेटिनम का बना है, बस सिंपल सी बात थी। तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का मतलब क्या था कि हम ये जानते हैं कि दुनिया की जो वस्तुएं हैं, जो धातुएं हैं, अगर इनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत धारा का विरोध करता है और इसी गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो बेसिक बात हमें ये पता चली कि तापमान का प्रतिरोध से संबंध होता है। अगर किसी वस्तु का हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आजकल क्या आप आधुनिक ज़माने के बच्चे हैं तो आप लैपटॉप, मोबाइल हद से ज़्यादा यूज़ करते होंगे। कई बार होता होगा आप लैपटॉप में गेमिंग कर रहे हैं, अचानक लैपटॉप इतना गर्म हो गया इस्तेमाल करते करते कि फिर उसमें लिखता होगा ड्यू टू हीटिंग प्रॉब्लम योर लैपटॉप इज़ बीइंग शट डाउन, ऐसे कुछ लिख के बंद हो जाता होगा। या कई बार मोबाइल में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। कुछ मोबाइलें होती हैं जिनमें कमियाँ होती हैं, हमारे पास भी एक फ़ोन था, गर्मी में वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था और अगर उसका कैमरा अगर इस्तेमाल करने लगते थे तो बहुत ज़्यादा ही हीट हो जाता था अगर वीडियो बनाते थे तो। क्योंकि मुझे याद है कि लॉकडाउन के टाइम में हम उससे वीडियो बना रहे थे और ध्यान नहीं दिए, अगर टाइम पे ना बंद करते ना तो दक जाता। खैर दकता है ना दकता, पर अपने आप शट डाउन हो जाता, पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये हमें नहीं मालूम। उस पर हम जूम पे क्लास ले रहे थे तो, है ना। तो ये कमियाँ होती हैं डिवाइसेस में, तो क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण वो तापमान उत्पन्न होता है। तो हमें ये समझना है कि तापमान अगर होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसीलिए जब प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है तो धारा कम आती है और धारा कम आएगी, डिवाइस अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक। हमें समझना है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी क्या है। तो ये इस गुण पर आधारित है कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये देख लीजिएगा। ये होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक। कैसे आया अभी आगे हम आपको बता देंगे। तो RT बराबर हमें मिला R0 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ पर अल्फा को हम बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला मिला, अल्फा को हम बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। अब इसमें हम कुछ बातें कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में हमने कहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान R0 था। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम समझें तो प्रतिरोध का मान R100 था। हमने कहा T डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा वही अपने को निकालना है। तो 0 पे तो ये पहले लिखा ही है, T पे लिखा ही है। अगर मैं 100 पे लिखता तो R100 बराबर मैं लिख देता R0 1 प्लस अल्फा टी। तो T का मान हम यहाँ पर कितना इस्तेमाल करते 100, तो हमने यहाँ 100 यूज कर लिया। इसको अंदर भेजो तो ये हो जाएगा R100 माइनस R0 और सॉरी R100 बरा, ये देखो यहाँ अगर इसको अंदर भेजेंगे तो R0 और प्लस यहाँ पर आएगा R0 अल्फा इंटू 100, इक्वेशन नंबर 1। हम अगर T पे देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, RT बराबर R0 सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 मानने से पहले इसको पक्षांतर कर लो, तो R100 माइनस R0 बराबर R0 अल्फा इंटू 100। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा इसको अंदर भेजेंगे तो RT बराबर आएगा R0 और प्लस R0 अल्फा टी। हमको अज्ञात ताप चाहिए ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसको इधर लाएंगे तो RT माइनस R0 बराबर R0 अल्फा टी, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दरअसल आज वीडियो बनाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है हमें गले की वजह से,
लग रहा है हमने ठंडा पानी पी लिया। और बोलने में दिक्कत हो रही हो तो मेरी आवाज़ आपको बड़ी अजीब सी जा रही होगी, मतलब फंस के, है ना। और आने के बाद हमने आज तगड़ा धोखा कर लिया, क्योंकि मैंने अपना घर में पानी सब पी के ख़त्म कर लिया था। और हद से ज़्यादा क्लास अटेंड करने के बाद यही होता है। चलिए कोई बात नहीं, पर प्रयास करते हैं कि हम जल्दी से चीज़ों को समेट दें, नहीं फिर बाकी की क्लासेस दिक्कत में पड़ जाएंगी। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारा वो है RT माइनस R0 और अपान यहाँ पर लिखा है R100 माइनस R0 इक्वल टू यहाँ पर हमें मिला है R0 अल्फ़ा टी अपान यहाँ पर क्या है डियर, क्या है ये कहाँ गया, ये रहा आपका R0 अल्फ़ा इंटू 100। तो ये R अल्फ़ा कट जाएगा, मैंने इसको इधर भेजा तो हमको मिला RT माइनस R0 अपान R100 माइनस R0 और गुणे 100 बराबर T। तो अज्ञात ताप निकालने का फार्मूला सेम वही मिला जो इसके पीछे आप पढ़े थे प्रतिरोध में भी, इसलिए चीज़ें आपको याद करना काफ़ी आसान है। तो हमें यहाँ से ये मिल गया कि अगर अलग अलग तापमान दे दे और फिर प्रतिरोध का मान दे दे और कह दे वह अज्ञात ताप ज्ञात करो, तो आप इसका इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। पर इन सारे सूत्रों में मैंने एक स्पेसिफिक बात कॉमन ली है, और वो क्या थी पता है आपको? 0 और 100। हर बार मैं 0 और 100 पे कुछ ज्ञात दे देता था, फिर एक प्रतिरोध दे देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ वो ताप ज्ञात करो। तो ये तभी लगेगा जब 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे होगा तब, नहीं हर जगह हमारे धोखे पड़े हुए हैं फार्मूला पाने के बाद कि बस निपटा दो, ऐसा नहीं करेंगे। अब ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम इसमें और क्या हो सकता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक सवाल आपको मिलेगी, इसलिए हम पहले ही आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। वहाँ पर कह देगा कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वस्तु का प्रतिरोध R1 है, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर R2 है, तो T3 पर कितना होगा, उसने ये पूछा। हमने कहा मान ले भाई R3 होगा, तो बस हमें R1 R2 R3 में संबंध निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे समझिएगा। हमने कहा जब T1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो R1 है, तो R1 बराबर R0 और 1 प्लस अल्फा T1, अपने को ये मिला। अब दोबारा हम एक काम करते हैं कि इसको अंदर भेज देते हैं, ठीक, थोड़ा आराम रहेगा। मैं RT बराबर ये लिखता हूँ फार्मूला यहाँ से, इसको अंदर भेज दिया तो RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फा T, ये मिला है। अब मैं लगाता हूँ फार्मूला, तो R1 बराबर R0 प्लस R0 अल्फा T1 इक्वेशन नंबर 1। R2 बराबर में लिखता तो R0 प्लस R0 अल्फा T2 इक्वेशन नंबर 2। मैं अगर R3 बराबर लिखता तो R0 अल्फा T3 इक्वेशन नंबर 3। मैंने क्या किया, 1 और 2 को घटा दिया, ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 माइनस 1 किया, और मैं डायरेक्ट करूँगा, इतना आप बुद्धिमान है। जब 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा R2 माइनस R1। इसमें से इसको घटाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, तो ये R0 कट गया और तुमको यहाँ से क्या मिला, R0 अल्फा T2 और माइनस R0 अल्फा T1 इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। या ना मानिए, अभी ना मानिए, जम नहीं रहा है। R2 माइनस R1 बराबर यहाँ पर R0 अल्फा कॉमन ले लिया तो T2 माइनस T1 मिला। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया हमने, ठीक। और हमने 3 में से 1 को घटा दिया, इक्वेशन 3 माइनस 1। और मैं डायरेक्ट करूँगा, 3 में से मैंने 1 को घटाया तो R3 माइनस R1 हो जाएगा, तो R3 माइनस R1। और जब यहाँ घटाएंगे तो R0 कट जाएगा, इतना आ रहा होगा। और R0 अल्फा दोनों में कॉमन है, तो मैंने R0 अल्फा कॉमन ले लिया और यहाँ से मुझको मिला T3 माइनस T1, ये इक्वेशन नंबर हो गया 5, ठीक है। वो ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हो गया, हमने इसमें इसको घटाया तो ये कट गया होगा और R0 अल्फा यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 5 डिवाइडेड बाई 4, देखो 5 और 4 मैंने दोनों का आपस में भाग कर दिया। जब भाग करेंगे तो R3 माइनस R1 अपान यहाँ पर हमको मिला R2 माइनस R1। मैंने बोला 5 डिवाइडेड बाई 4, क्या बात है। तो R3 माइनस R1 अपान R2 माइनस R1 मिला, और यहाँ पर हमें मिला है R0 अल्फा और T3 माइनस T1, और यहाँ पर हमें मिला है R0 अल्फा और T2 माइनस T1, ये कट गया। तो हमें यहाँ से फार्मूला मिला R3 माइनस R1 अपान R2 माइनस R1 और इक्वल टू यहाँ पर T3 माइनस T1 अपान T2 माइनस T1, ये हमें मिल गया फार्मूला, बेहतरीन फार्मूला। तो मुझे फार्मूला जो मिला अब ये इसी पर रखेंगे। अब सवाल कैसे देगा आप जानते हैं, सवाल दे दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान 5 ओम है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध का मान 7 ओम है, तो बताइए 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान कितना होगा। सवाल ये है। तो हमें पता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब T1 का मान 10 रखेंगे, T2 का मान हम क्या रखेंगे 12 रखेंगे, T3 का मान हम क्या रखेंगे 14।
प्रतिरोध का मान R1 का मान यहाँ क्या रखेंगे 5, R2 का मान हम यहाँ क्या रखेंगे 7, R3 का मान सॉल्व करके निकाल लेंगे, जो आएगा वही आंसर। तो काफ़ी बेसिक सवालें होंगी, आपको अगर सूत्र पता है तो आप चीज़ों को आसानी से हल कर लेंगे। अब आपका काम क्या है, इसे फटाक से पॉज करें और स्पीड में भन्न से पूरा का पूरा लिख लीजिए, ठीक है। अब हमें एक बात ये भी जानना है कि और क्या है, तो एक होता है पायरोमीटर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तापमापी। उत्तापमापी, उत्तापमापी मतलब क्या होता है, पायरोमीटर। पायरोमीटर से काम होता है कि सूर्य, जैसे सूर्य का ताप नापा हो गया, ताप नापना हो गया, या चंद्रमा का ताप मापना हो गया, या अन्य चीज़ों का तापमान मापना हो गया, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इसके ये दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ठीक है ना, तो एक होती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ठीक है ना, और एक होती है प्रकाशिकी, ठीक है ना, उत्तापमापी। इसका मतलब क्या था, आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी या प्रकाशिक उत्तापमापी में दोनों में अंतर क्या था, ये जो होता है ये वीन के विस्थापन नियम पर आधारित होता है, वीन के विस्थापन नियम पर आधारित होता है, ठीक है ना। वीन का विस्थापन नियम क्या होता है, वो होता है लैम्डा m इंटू टी बराबर बी, ये है वीन का विस्थापन नियम, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि उत्तापमापी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, सूर्य, तारे, चंद्रमा, इन सब का तापमान ज्ञात करने के लिए। जो बड़े बड़े दूर दूर पे हमारे पास सन है, स्टार्स हैं, उनका तापमान नापने में हम इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, इस तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी और एक होती है प्रकाशिक उत्तापमापी। प्रकाशिक उत्तापमापी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है और पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किसी एकांक भाग पर उस तारे से आने वाले प्रकाश पर निर्भर करती है, ठीक ना। उसके तापमान से, ऊर्जा से, जितनी ऊर्जा वहाँ से आई, एकांक क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा उस तारे से यहाँ पर आ रही होगी, उस प्राप्त होने वाली ऊर्जा के आधार पर हम पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और जो ये होती है, ये स्टीफन के विकिरण सिद्धांत पर आधारित होती है, स्टीफन्स के नियम पर आधारित होती है, और ये वाली वीन्स के नियम पर आधारित होती है। स्टीफन्स बताते हैं E प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, तो इसका सिद्धांत था E प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 और इसका सिद्धांत था लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी। बस आपको बेसिक बात याद रखनी है कि ये स्टीफन्स के सिद्धांत पर थी और ये बीन्स के सिद्धांत पर थी, बीन का विस्थापन नियम, लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी, और यहाँ पर था E प्रोपोर्शनल टी पावर 4। इस पर सवाल आएगा तो कहेगा कि E1 और t की पावर 4 कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा E1 अपान E2 बराबर T1 अपान T2 की पावर 4, और यहाँ अगर बनाएंगे तो लैम्डा m ये 1 था और T1 बराबर लैम्डा m ये 2 और ये T2, बस रखेंगे, बना आंसर आ जाएगा। हमने बेसिक बातों को आपको कवर करा दिया जल्दी जल्दी, और गले डैमेज होने के कारण मैंने इसको जल्दी से लपेट के ख़त्म करने के चक्कर में बराबर कर दिया पूरा मामला। आप इसे समझिएगा, अगर आपको लगता है कि हाँ आप दिक्कत में हो तो आप बताइएगा हमें, हम इसे और ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का मकसद ये था कि हम टॉपिक को कवर करें, क्योंकि वाकई दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ा देंगे भी, मान लो बहुत भावुक हो जाएंगे, हम पढ़ाते पढ़ाते खो जाते हैं, तो फिर सुबह की सारी क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना, फिर बोलने में बहुत दिक्कत होने लगेगी। इसलिए चलिए ठीक है, बस मैंने बनाया इसलिए क्योंकि ज़रूरी लगा मुझे, क्योंकि ये अब कंटिन्यूटी टूटेगा नहीं चाहे जो हो जाए, आपको परमानेंट क्लास मिलेगी। तो जो तापमापी से संबंधित चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। अब हम फिर से आ जाएंगे अपने बैक करके अपने चैप्टर पे, ठीक है ना। जो इसमें काम का था, जिसमें पूछेगा प्रश्न वो आ जाएगा। मैंने इस पर इतना ज़्यादा लोड क्यों नहीं लिया पता है, क्योंकि कक्षा 12 की फिजिक्स में आपको ये दोबारा मिलेगा, तो मुझे लगता है इसमें काम चल जाएगा आपका, तो इस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिल जाएगा आपको, बस आपको एक मोटा माटी आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। ज़्यादा इस पर टीम टाम करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला, लेकिन फिर भी आपका लगभग आपने एक टच कर लिया है मामला। हिट में भी आगे आप पढ़ेंगे, सीबेक श्रेणी आपको मिलेगी, उस ताप युग में क्या है वो भी आपको मिलेगा, सब यहाँ पर है। चलिए ठीक है डियर, बस करते हैं, नहीं आती हो जाएगी किसी चीज़ की। ठीक है डियर, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद यही है।